नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस बजट स्पेशल में हमने सोचा कि आखिर विमेन एंटरप्रेन्योर की दुनिया में क्या हो रहा है, आखिर उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं और स्टार्टअप वर्ल्ड में कैसे वो अपना मुकाम बना रही हैं। और इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हैं सुजाता बिस्वास और तानिया बिस्वास। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में इस बातचीत में पाके। तो जैसे मैंने कहा कि बजट है और ये थीम जो है वो हमने सोचा कि जो पूरी तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक अलग अपना सिग्नेचर विमेन एंटरप्रेन्योर्स बना रही हैं, उनके साथ बातचीत की जाए। तो तानिया, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, आम इंसान और एंटरप्रेन्योर, खासतौर पे स्टार्टअप वर्ल्ड तो लगातार उनकी चीज़ें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। तो इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? ऑनेस्टली बहुत उम्मीदें हैं, बट मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगी। पहला ये तो अपैरल इंडस्ट्री के हिसाब से, और एक D2C दोनों सेक्टर के डायरेक्शन में बात करूंगी। पहली चीज़ ये है कि टैक्सेस का जो सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन होने की बहुत स्कोप है। बिकॉज जैसे कि साड़ियों में 5% है, ब्लाउजेस में 2500 के नीचे 5% है, उसके ऊपर 12% है। नाउ ये स्टैंडर्डाइज हो जाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ईज हो जाता। हम मेटा और गूगल को देते हैं 18%। अभी इनपुट क्रेडिट में हमारे सारे प्रॉफिट अटक जाते हैं बिकॉज वी टेक 5%, वी गिव आउट 18%। तो ये जो रिफंड्स है, GST रिफंड्स और इनपुट क्रेडिट, हमारा जो प्रॉफिट हमारे मिलने की कोई आशा नहीं है। मुझे दिखता है कि ये कोई वे नहीं है जिससे कि हमें वापस मिले, सुविधा नहीं होती है इसकी। तो आई थिंक देयर कैन बी सम स्कीम्स अराउंड इट। और सारे D2C ब्रांड्स इसी के बारे में बात करते रहते हैं कि हमारे तो प्रॉफिट्स वहीं अटक गए हैं, इसका तो हम सिर्फ नेगेट ही करना पड़ेगा एंड में। दूसरी चीज़ ये है कि लॉजिस्टिक्स अगर सिंप्लीफिकेशन हो जाए या फिर जो वॉलेटिलिटी है लॉजिस्टिक्स को लेके, बिकॉज अगर स्कीम्स हो गवर्नमेंट की टू सपोर्ट और नेटवर्क ऑफ रेल्स, रोड्स एंड द वेयर हाउसेज, उसका नेटवर्क अगर बेटर हो जाए तो फिर पीक फेस्टिव सीजन में लास्ट माइल डिलीवरी जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंसी इन टाइम हो सकती है। बिगर प्लेयर्स लाइक मार्केट प्लेसेस, उनका बहुत कंट्रोल है। स्मॉलर प्लेयर्स स्टार्टअप वर्ल्ड में इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट और बॉटलनेक काफ़ी सारे हैं। तो आई थिंक देयर इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड schemes can strengthen it, then it will become much easier for us because festivities is the only time when these companies make money. And अगर उस टाइम पे चोक हो जाए तो बाकी टाइम में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो आई थिंक दीज टू मेजरली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स चलिए, और मेरे ख्याल से ये बड़ी जायज़ मांग है और उम्मीद करते हैं, मतलब मैं इसीलिए कह रहा था स्टार्टअप वर्ल्ड की, मतलब जब हम चर्चाएं करते हैं तो बहुत सारी बातें थीं जो मतलब शायद अगर 10 चीज़ें हैं तो उसमें से एक पूरी किसी किसी साल होती है, तो शायद गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। सुजाता, हमें बताइए कि ख़ासतौर पे इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में अब अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या चाहती हैं, स्पेशली अगर उन्हें गवर्नमेंट से कोई बजट में सपोर्ट मिले या उन्हें किसी तरह का इस इकोसिस्टम से फ़ायदा मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ, तो क्या होना चाहिए? आई वुड टॉक अबाउट जैसे कुछ गवर्नमेंट जब कुछ भी स्कीम लाती है, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया हो जाए या फिर बड़ी चर्चा वाली बात मेक इन इंडिया, क्लीन सिटी, स्वच्छ भारत, तो उसी तरह से आई थिंक विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, वीवर्स के साथ काम कर रहे हैं, आर्टिसंस के साथ काम कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट बैक करे, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए छोटा सा रिकग्निशन हो सकता है, उसके लिए एक बड़ा चर्चा का मुद्दा हो सकता है, जिससे कि बाकी दुनिया में पता चले कि चलो हम कुछ काम कर रहे हैं जिसके वजह से हमें फ़ायदा हो सके, हमारी एक तरह से मार्केटिंग हो जाए, एक तरह से हम लोग एक स्टेप मिल जाए जहाँ पे हम लोग खड़े होकर बोल सके कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट विल हेल्प अस अ लॉट। और दूसरा ये कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही इन्वेंट्री हैवी है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनता है उसका लीड टाइम बहुत है। हम वीवर को कुछ अभी काम दे या आर्टिसन को कुछ काम दे और हमें पहले से उसका स्टॉक जमा करके रखना पड़ता है बिफोर लॉन्च। तो जब तक वो प्रोडक्ट सब बन के हमारे पास रेडी होता है, हमारे पास से आउटफ्लो बहुत हो गया होता है। तो अभी हमारे पास जो है वी ऑलवेज, मतलब हमारे कैश तो चले गए बट जब बिकेगा तब हमारे पास पैसा आएगा। तो थिंग्स अराउंड दिस कि हमें कुछ तो हेल्प मिल सके गवर्नमेंट का कि
अगर इस तरह का कोई सिस्टम है, इसके लिए स्पेशल बैंक से या ओडी फैसिलिटीज़ कुछ तो आए जिससे कि हम लोग इजीली उसको अवेल कर पाए। तो स्कीम्स तो बहुत होते हैं, कभी कभी हमको पता ही नहीं होता है हम अवेल कैसे करें, और अगर हम चले भी गए वहाँ तक, इतने हर्डल्स होते हैं। इफ़ ये सिंप्लीफाई कर दे कोई, या फिर हमें बोले कि ये स्कीम है, उसके बारे में बहुत बातें हो रही है, आप जाओ डिजिटाइज कर देंगे हम, आप फिर फॉर्म भरो, हम आपके पास आएंगे, खत्म, सॉल्व हो जाएगा। बट हम लोग क्या क्या करें, मतलब एज नॉट जस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जनरली एज एंटरप्रेन्योर्स, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कंपीटिंग विद सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट, आई थिंक थोड़ी छूट कि अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स डूइंग समथिंग इन आर्टिसंस फील्ड उस तरह से हो सके, एंड स्पेशली फॉर अ वेरी हार्ड इन्वेंट्री हेवी startups like us, I think it'd be brilliant for us. चलिए, और मेरे ख्याल से अमेजिंग इंसाइट्स हैं आप दोनों ने जो यहाँ पे रखे कि शायद कई बार क्या होता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतने मतलब उनके लिए जनरलाइज होता है कोई भी पॉलिसी लाना, और वो शायद सेक्टर टू सेक्टर बहुत सारी चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना होगा। ऑन अ लाइटर नोट, तानिया, हमें बताइए कि सब कोई अपना बजट बनाता है, तो घर का बजट और कंपनी का बजट, ये इनमें से आप में से कौन ज़्यादा बेहतर करता है, या आप लोगों ने बांट रखा है? एक तो बहुत मज़ेदार बात यह है कि हम बहनें हैं और हम साथ में रहते हैं, हमारे हस्बैंड्स, फैमिलीज, बच्चे सब एक साथ रहते हैं ताकि बजटिंग इजी हो जाए, एक जन को दिमाग लगा के बजटिंग करना पड़े। तो हम दोनों मिलके दोनों बजटिंग ही करते हैं, कंपनी का, घर का, बोथ। बट लीड घर का मैं लेती हूँ, ऑफिस का सुजाता लेती है। आई थिंक दैट वी हैव सिंप्लीफाइड इट। चलिए, लेकिन सुजाता, आमतौर पे क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़ें बजट और बाकी चीज़ों को लेकर जब होती हैं, तो एक होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि आगे की ग्रोथ को लेकर जो हर्डल्स हैं उसमें चैलेंजेस बहुत हैं। तो कोर चैलेंजेस इस सेक्टर की अभी क्या देख, नॉट फ्रॉम बजट, मतलब पूरे इस इंडस्ट्री के, इस सेक्टर की चैलेंजेस क्या देखती हैं? मैं एक ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर इंडिया का ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया कि प्रोडक्शन लेड इंसेंटिव्स, अगर किसी ने प्रोडक्शन कर दिया इतने टाइम के अंदर, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। ये बड़ी कंपनी के लिए ना बहुत ईजी हो जाता है ये ना अवेल करना ये सब स्कीम्स। फॉर स्मॉल कंपनीज लाइक अस, इवन इफ देयर कुड बी, टेक्सटाइल में शायद है ये, बट मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूं। मैं भी तो कर रही हूँ प्रोडक्शन, मेरा शायद रेवेन्यू से मेजर कर पाए कि मैंने इतने प्रोडक्शन कर लिए, विथ वीवर्स हैव डन इट। बट अगर उसको हम लोग किस तरह से हम लोग उससे हमें फ़ायदा हो सके, अगर वो सिंप्लीफाई कर दे, कुड बी बिकॉज हम भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम भी देश को आगे लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें अगर सिंप्लीफाइड मेथड्स हो सके जिससे हमें कुछ स्कीम मिले, कुछ इंसेंटिव मिले, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और एक बहुत बड़ा, आई थिंक बहुत बड़ा मुद्दा जो हम लोग सब लोग सुन रहे हैं इज़ द एक्सपोर्ट्स। कि जैसे हमारी कंपनी में हम बहुत हमारा एटलीस्ट ऑनलाइन का 10%, ऑनलाइन बिजनेस का 10% हम एक्सपोर्ट्स में से आता था। बट जब से हमारे टैक्स और टैरिफ्स बढ़ गए यूएस से और डिफरेंट मार्केट्स, अगर वो सिंप्लीफाइड हो, हमारा इतना डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, राइट? बिकॉज हमने तो अपने सारे क्रिएटिव जूसेस लगा दिए उधर, हमने अपना मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स बना लिए, सब कर लिए, बट एक चेंज की वजह से हमारा पूरा वो पूरा बंद हो गया, वो एक चैनल। सो आई थिंक दैट फॉर स्टार्टअप्स, if these can be simplified, made it easy, if government can come together, tell us the direction, because हमें नहीं पता ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, right? हम तो एक छोटे कंपनी कहीं बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, बट ये इतना बड़ा अगर एक ग्लोबल डिस्कशन है, अगर हमें कुछ डायरेक्शन मिले तो हम उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। अभी हमें पता भी नहीं है हम यूएस के लिए प्लान करें, ये कंट्री के लिए करें, या फोकस हम मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करें, हमें ये नहीं पता है, राइट? तो हम अभी बस वेट कर रहे हैं कि कुछ एक बताए कि हम करें, बट अगर पहले से हमें इन्वॉल्व करके हमारी क्या प्रॉब्लम्स है वो जान के अगर कुछ एक और क्या रॉ मटेरियल वाले चैलेंजेस हैं अभी, मतलब अभी वाले कंस्ट्रेंट में, मतलब जिस तरह से इक्वेशन बनते बिगड़ रहे हैं उसमें? तो ये इतना डिपेंडेंट है ना ये सब रॉ मटेरियल टू इवन एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एवरीवेयर द डिपेंडेंसी इज सो हाई, वी आर जस्ट क्लूलेस, राइट? वी जस्ट सिट एंड वी डोंट नो व्हाट टू प्लान। अगर हमारे नेक्स्ट ईयर के एनुअल प्लान में हम किस चीज़ को बजट करें, ये होगा नहीं होगा, एक्सपोर्ट डाले नहीं डाले, इंपोर्ट का प्राइस कम करे नहीं करे, ऑल ऑफ दीज, ये जो प्लानिंग है हमारा तो हम बहुत डिपेंडेंट होकर बैठे हैं, हमें डायरेक्शन नहीं है। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में अगर हमें सपोर्ट मिल सके, डिस्कशन ज़्यादा हो सके इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, तानिया, मेरा अगला सवाल सूता की जर्नी को लेके है। कोई भी, मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टार्टअप या कोई छोटा सा भी बिजनेस हो,
या आप अपने लाइफ में कुछ आज़ाद होने के लिए आमतौर पे कुछ करना चाहते हैं, तो वो एक आइडिया होता है और उस आइडिया के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है या कोई ऐसी चिंगारी होती है जो आपको पुश करती है। उसके पहले भी बहुत सारी मेहनत होती है। लोग आपको वहाँ के टॉप पे तो देख रहे हैं, उस मुकाम पे तो देख रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत लोगों को नहीं पता है। तो बताइए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? आई थिंक सारे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में कभी भी शुरुआत की बात करें तो वो हमेशा चाइल्डहुड में पहुंच जाता है। हमारी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। हम हमारे पूरे फैमिली में, ख़ानदान में यू कैन से, किसी ने बिजनेस नहीं किया आज तक। तो हम जब भी बड़े हुए, हमारे पापा रेलवेज़ में थे एज अ सब इंस्पेक्टर। छुट्टियों में हमेशा लोकल गांव में लेके जाते थे। बोलते थे वो फैंसी जो टूर्स ट्रिप्स है ना, जयपुर जाते हैं लोग, कश्मीर जा रहे हैं, वो अच्छी नहीं है, तुमको लेके जाएंगे हम गांव में। और वहाँ पे हम देखे वीविंग, बिकॉज हम ईस्ट में रहते थे, वहाँ पे वीविंग देखा, फार्मिंग देखा, तालाबों में तैरे, हम पेड़ चढ़े। हमारी स्टोरी वहाँ से शुरू हुई। मम्मी ने हमेशा बोला देखो वीविंग कितनी इंट्रिकेट होती है, ये जो बड़े बड़े दुकानों में कपड़े उतने अच्छे नहीं होते, यहाँ से कपड़े लेके जाओ, मैं सिला दूंगी। तो हमारा हमेशा कनेक्शन था ही, बट इंडिपेंडेंट होना इज़ द मेजर थिंग। हमारे लाइफ में का गोल ही वही था कि इंडिपेंडेंट होना है, खुद की कमाई करनी है। तो हमने बहुत पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, MBA की, सब टॉप कॉलेजेस में गए, कॉर्पोरेट्स ज्वाइन की, हम मुंबई आए। एंड जब सब सेटल हो गया, ये किस साल की बात है? ये है वो 2009 में यहाँ पर आई और मैं आई 2013 में पढ़ाई ख़त्म करके मुंबई में, बिकॉज़ वहाँ पे जॉब लगी थी। और सिंस सुजाता यहाँ पे आ गई तो मैं भी पीछे पीछे आ गई और हम एक साथ ऑफिस से वापस आके शाम को यही बात करते थे हर दिन कि पैसे तो है अकाउंट में, लाइफ तो बहुत स्टेबल है, सब सही है, बट मज़ा आ रहा है क्या? तो हम दोनों चाय पे हमेशा बोलते थे कि मज़ा तो उतना नहीं आ रहा है, पैसे है, लेकिन जो हमारी जो भूख है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, हमें पता है हमारी पोटेंशियल इतनी है कि हम खुद का कुछ क्यों ना करें। हम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि हमारे जॉब से कुछ इम्पैक्ट हो, इवन इफ इट्स फॉर 2 पीपल या 3 लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट करें, डायरेक्टली उनको एम्प्लॉय करें। और हम वीवर्स के बारे में बात करते थे, बिकॉज बचपन में देखते थे कि उन बहुत गरीब है, पैसे नहीं है। हम सोचते थे इतना टैलेंट है, इतनी ज़्यादा उनको रेस्पेक्ट और काम मिलना चाहिए कॉन्स्टेंटली। मुझे लगता है कि लिंकेज नहीं है, मार्केट लिंकेज नहीं है। और हमें ये भी चाहिए था कि साड़ीज़ वापस यंगस्टर्स के लाइफ में आ जाए, बिकॉज सब बहुत मज़े से बोलते थे कि हमें साड़ी पहननी नहीं आती है, कोई ओकेजन में ही पहना करेंगे। तो ये जो 2 चीज़ है कि एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे और साड़ी वापस लाएंगे दुनिया में। तो ये दोनों का आइडिया जो मिक्स होके जो बना, और एक दिन चाय पे हमने जो डिस्कस किया कि सुजाता का सू और तान्या का ता मिलके सूता बनता है, एंड जिसका मीनिंग थ्रेड होता है, जिसका मीनिंग डॉटर्स भी होता है संस्कृत में। तो ये सब जब भी हुआ तो हमें लगा यूनिवर्स कंस्पायर कर रही है कि ये बिजनेस तो शुरू होना चाहिए और सक्सेसफुल भी होगा। तो वन फाइन डे हमने अप्रैल 1 में 2016 में क्विट किया एक साथ और शुरुआत कर दी। लेकिन बहुत ये सुनने को मिला कि आज के ज़माने में साड़ी कौन पहनता है, तुम लोग पागल हो गए हो, साड़ीज बेचने चले हो इतना पढ़ाई करके, यू आर एब्सोल्युटली हैव लॉस्ट इट। एंड ये सब जब भी सुना हमने, फिर भी हमें ये स्ट्रेंथ था कि साड़ीज इतनी ब्यूटीफुल गारमेंट है, हम अगर पुश ना करें, हम अगर वापस ना लाएं इसको और इसको इजी फन वे में इंट्रोड्यूस ना करें जेनजीज को या मिलेनियल्स को वापस, तो ये गारमेंट कहीं ना कहीं छूट जाएगी। और वीवर्स भी हमारे अपने नौकरी छोड़ के मैकेनिक्स या कोई कुछ और बनने चला है, बच्चे बोलते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाई करके कुछ और करेंगे, शहर चले जाएंगे। तो ये सब हमने जो चेंजेस देखा बहुत धीरे-धीरे। इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और ये फार्मिंग के साथ भी है कि मतलब अब नई पीढ़ी फार्मिंग नहीं कर रही है, जबकि मतलब हमारी इकॉनमी का इतना बड़ा हिस्सा आता है वहाँ से। तानिया हमें बताइए कि मैं जब सुजाता, तानिया को मैं सुन रहा था तो मेरे मन में आ रहा था कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त देख रहे होंगे, तो उनमें कई होंगे जो अभी अपना स्टार्टअप या तो शुरू कर रहे हैं या आइडिया स्टेज पे हैं। तो हमें ज़रा बताइए कि क्या चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बस ये मतलब एक आइडिया तो एक्साइट कर सकता है लेकिन लॉन्ग रन भी तो चाहिए। करेक्ट। तो पहला तो आपने जो सही बोला कि आइडिया हमेशा अच्छा हो, एक तो फर्स्ट सबसे बड़ा वही है कि आप
जिंदगी भर काम करने के लिए आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए जिसके साथ आप जुड़े हो, लगे हो, बिकॉज आपको प्यार होना चाहिए उस आइडिया से। बट अगर आपको वो नंबर का नॉलेज नहीं है कि मैं अगर इतने प्रोडक्ट बनाऊंगी, इस पैसे में बनाऊंगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अगर आपको लॉन्ग रन का वो डायरेक्शन नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा उसी लूप में चलते रहेंगे और वो ब्रांड वैसे ही रह जाएगा और वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक दैट whole image of the numbers game is very important to understand because business at the end of the day has to fund itself। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल, टू अंडरस्टैंड एक्सपेंस कैसा होता है। तो वो एक कभी कभी हम दूर तक देख नहीं पाते हैं। अभी जो पूछते हैं 2 साल बाद कहाँ, 3 साल बाद कहाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आई वुड से कि आपका जो टीम है वो आपको आगे लेके जाएगा। आप अकेले एंटरप्रेन्योर्स को लगता है मैं इसमें बेहतरीन हूँ, मैं उसमें भी अच्छा करूंगी, मैं सब कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगी, बैठ के मैं अकाउंट भी सॉल्व कर लूंगी। वो कभी नहीं हो पाता है। अपने आप से स्मार्ट अगर आप हायर नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले तो हम वही सोचते हैं कि चलो मुझसे जूनियर ही हायर करती रहूंगी, बट वो कभी फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे वाले स्टेप नहीं ले पाओगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम अपनी बहुत स्ट्रांग बनाओ, सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी इन प्लेस, अदरवाइज आप स्ट्रैटेजाइज ही नहीं कर पाओगे आगे के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और ये मैं ख़ास तौर पे जो भी यंग एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि बहुत आवश्यक है आपके लिए कि आप सब कुछ आप करें, ये इस चीज़ में ना पड़ें। आप एक बेहतर टीम बनाएं। हर कोई हर तरह की चीज़ों में बेहतर नहीं हो सकता है आप बहुत सारे काम में बेहतर हों, एक वक्त पे आप बहुत सारे काम हैंडल भी कर सकते हो, लेकिन आपको उस ब्रांड, उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप सब कर ले रहे हैं तो कॉस्ट बच जाएगी, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। कॉस्ट की बात आती भारत में तो मतलब लेबल देख के ही पहले, मतलब क्वालिटी बाद में देखते हैं लोग, लेबल पहले देखते हैं। तो तानिया हमें बताइए कि कितना समय लगता है अमूमन अगर एक ठीक ठाक ब्रांड हो उसकी कॉस्ट रिकवरी में या उसको प्रॉफिट में लाने में, कि मतलब आपके तजुर्बे से? ऑनेस्टली इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपने इनिशियली किस चीज़ों पे स्पेंड की है। काफ़ी सारे ब्रांड्स का बहुत फोकस इसमें भी रहता है कि हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दिखाएं, इवन इफ नीचे बर्न हो, नेगेटिव में जा रहा हो प्रॉफिट्स, बट रेवेन्यू देख के लॉट ऑफ पीपल रेज एंड देन एग्जिट का सोचते हैं। सो ऐसे देखने से व्हाट इज़ द ब्रांड स्टैंडिंग फॉर, फाउंडर्स का ग्रोथ मेंटालिटी कैसा है पे डिपेंड करता है। बट ऑनेस्टली अगर इन्वेस्टमेंट बहुत सही जगह पे की जाए और एक्स्ट्रावेगेंट बहुत फ्रूगली अगर आप बिजनेस शुरू करें तो समवेयर अराउंड बिटवीन 2 to 3 years आई थिंक यू कैन ब्रेक इवन वेरी इजीली इफ योर कॉस्ट्स आर नॉट टू मच एंड इन्वेस्टमेंट राइट प्रोडक्ट पे ही फोकस किया जाए और सप्लाई चेन फिक्स किया जाए। तो हम year 1 से हम प्रॉफिटेबल है एज अ कंपनी एंड वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द बेसिक मिनिमम। कभी भी जस्ट बिकॉज हमने बिजनेस शुरू किया और हमारे फ्रेटर्निटी में दिखाने के लिए हमने कभी फैंसी ऑफिसेज नहीं खोले या फिर बड़े मीटिंग रूम्स में नहीं बुलाए। हम पास के कोई कैफ़े में या कहीं भी इंटरव्यू लेने जाते थे या फिर किसी को बुलाते थे, इन्वाइट करते थे। बट इफ़ यू ऑलवेज हैव दिस मेंटालिटी कि आपको कैश फ्लो पे ध्यान रखनी है, बिकॉज कैश फ्लो इज ऑक्सीजन फॉर अ बिजनेस, सो देन यू कैन ब्रेक इवन इन डे year 1। सो क्या बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप ठीक है, मतलब आप जहाँ खर्च की आवश्यकता है वहाँ खर्च कीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही बहुत इतना कुछ माहौल बना दीजिए आपको लगे कि ये बर्डन की तरह हो जाए। अब इसमें सवाल आता है सुजाता कि जो पेयर्स हैं आपके, मतलब ऐसे तो ठीक है आप बता रही हैं कि साड़ी जो एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर थोड़ा सा पहले से ही प्री नोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि ख़ास तौर पे ईस्ट की बात कर लें, साउथ की बात कर लें, और अब तो कल्चरली बहुत सारी चीज़ें इवेंट हो गई हैं लोगों के लिए। तो किस तरह के पीयर्स और अपने बीच आप कंपटीशन देख रही हैं? कंपटीशन तो बहुत है। ये इंडस्ट्री जब हमने एंट्री की तब ऑर्गेनाइज प्लेयर्स नहीं थे, बट अनऑर्गेनाइज तो बहुत थे। मतलब कंपटीशन स्टार्टिंग से ही था। बट अभी आप अगर देखें तो सारे बड़े ब्रांड्स, रिलायंस, आदित्य बिरला, टाटाज, एवरीबडी इज इन दिस, दे हैव अ ब्रांड विच इज फोकसिंग एंड केटरिंग टू साड़ीज। तो ये बहुत ही कंपेटिटिव मार्केट है। बट हैविंग सेड दैट, हमें
कंपटीशन और एक बहुत ही नेगेटिव वे में बोलूँगी इसको मैं कि एक बहुत ही गंदा सा कंपटीशन आता है जो लोग कॉपी करते हैं, जो प्लेजरिज्म में सोचते हैं कि इट्स ओके टू डू प्लेजरिज्म। तो वो जो बिना सोचे समझे हमारे डिज़ाइन को सेम टू सेम मार्केट में लेके सस्ते दाम में बेच रहे, बिकॉज उनको डिज़ाइन फीस नहीं लगेगा, उनको बहुत ही छोटी सी सेटअप है, वो बस कॉपी करते हैं और बेचते हैं। तो ये जो है मतलब मुझे लगता है इस पे भी आई थिंक हमें बहुत बड़ा एक एज इंडिया को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक विरोध करना चाहिए कि जो कॉपी करते हैं हम बैन करेंगे तुम्हें, हम नहीं लेंगे तुमसे। ये कस्टमर्स में भी आना चाहिए एंड ऑल्सो मे बी रेगुलेटर्स हु कैन हेल्प अस कि हमने अगर बोला कि मेरी फोटो यूज़ करो या मेरी डिज़ाइन कर रहे हो वो तुरंत हो जाए। अभी भी है, हम लोगों ने कॉपीराइट कर ली या फिर डिज़ाइन का ट्रेडमार्क ले लिया हमने कि चलो ये डिज़ाइन हमारा है, बट वो लड़ाई कौन करेगा? जा जाके कितने ब्रांड से करेंगे हम? तो वो भी एक बहुत ही नेगेटिव तरीके का कंपटीशन है। तो हमें हमेशा टाइम से पहले एकदम लॉन्च करना पड़ता है, मतलब कि इनोवेट इतना करो कि वो पीछे ही ना आ पाए हमारे। हाँ, तो मतलब वो मतलब कॉपी भी करेंगे तो वो उससे उस समय के बाद ही कर पाएंगे। तो बहुत ही आगे भागो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द होल इंडस्ट्री इज वार्मिंग टुवर्ड्स साड़ीज, विच इज अ ग्रेट थिंग कि सारे के सारे साड़ीज को एक रेगुलर अटायर की तरह देख रहे हैं। आप अगर देखेंगे इंडियन सिनेमा में, बहुत सारे इंडियन सिनेमा में प्रोटैगनिस्ट्स दे आर वेयरिंग साड़ीज, ऐसे बोर्ड रूम में मैं साड़ी पहन के आ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं कोने में बैठ के रो रही हूँ साड़ी पहन के। तो वो ना चेंज हो गया है, वो दृश्य चेंज हो गया। तो आई थिंक सब लोग साथ में हम लोग साड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड में साड़ी शुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल गारमेंट एंड अटायर। इफ यू हैव सीन सारे रेड कार्पेट लुक्स में सारे साड़ीज के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, राइट? तो आई थिंक दैट्स बिकॉज सब लोग साथ में मिलकर साड़ी को आगे हम लोग कर रहे हैं। तो कंपटीशन इज अ ग्रेट थिंग दैट शोज कि इतना पोटेंशियल है इस पे। बट हाँ, जो मैंने बोला नेगेटिव, वो साथ में वॉर करके निकाली। वो तो पहले से भी है, मतलब चांदनी चौक में तो इसी तरह बेचा जाता है कि ये तो मनीष मल्होत्रा वाला डिजाइन है। तो वो तो खैर डील करना होगा। तानिया, ये बताइए कि अब आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह, मतलब, और ये जो मतलब लास्ट बजट से लेके इस बजट की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें अहम पड़ाव आपने हासिल किए हैं और आगे आप क्या देख रही हैं? ऑनेस्टली हम ऐसा बोलना चाहेंगे कि हमने जो स्क्रैच से शुरू की थी, दो एम्प्लॉयज़ एंड 2 वीवर्स के साथ हम दोनों ने जो शुरुआत की थी 2016 में, आज हम 17,000 वीवर्स के साथ काम करते हैं, आर्टिसंस के साथ काम करते हैं एंड 19 रिटेल स्टोर्स है हमारी ऑल ओवर इंडिया एंड 250 एम्प्लॉयज़ है पेरोल पे। इट्स अ ह्यूज स्टेप वी हैव टेकन एंड इतने बड़े हो गए हैं एज अ कंपनी। बट what I feel is that growing further, हमें internationally भी पहुंचना चाहिए with this attire and with all the support, with all the budget changes that we are looking forward to, I think we're going to achieve that. हमारी पहली दुकान internationally मॉरिशस में भी खुल रही है इस साल। तो there's a lot that can happen with Indian garment, with Indian manufacturing companies. So I think with all the right support, with all the right schemes, we will achieve that. And fingers crossed, waiting for this budget to come out. चलिए, तो हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और हम यही चाहेंगे कि ये सफ़र और बेहतर और बेहतरीन रहे, न सिर्फ आप दोनों को बल्कि आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं कि और भी इस तरह की ग्रोथ स्टोरी हमें जानने को मिले। थैंक यू सो मच, आप लोग स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय दिया, हमसे बातचीत किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था स्टार्टअप मंथ बजट स्पेशल। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी बातचीत ने न सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया होगा बल्कि इंस्पायर किया होगा। आपको जितना मज़ा हमें आया इस बातचीत का, आपको भी उतना ही आया होगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको लग रहा है कि कुछ आप जानना चाहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार। in association with